Welcome back, you all, to the Commerce Success. I'm Rahul Thakur, your economics teacher. So, I hope you have liked our previous video on the circular flow of income. Now, I'm back with the new chapter, that is the basic concept of the macroeconomics. These concepts are very basic and essential to understand the national income calculation of GDP that we are going to read in the further chapters. So, I am here with the first topic, that is the domestic territory and economic territory. So, let's understand this. Generally, when we talk about the domestic territory or the economic territory, it refers to the area or the territory where the economic activity is happening. But when we see the map of a country, let's assume it's a map of India. I'm sorry for that. But मान लेते हैं ये भारत का मैप है. अब जनरली क्या है भारत के मैप में, ये हमारा अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. अब ये जो हम एरिया देख रहे हैं, ये क्या है, भारत का एक इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, ये सिर्फ भारत का एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है ये. बट इसके बियॉन्ड भी जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी आ जाती है. इकोनॉमिक टेरिटरी का सीधा मतलब है वो एरिया, वो क्षेत्र जहां पे क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और उसका कंट्रीब्यूशन आपकी कंट्री के खाते में लिखा जा रहा है, आपकी कंट्री के जीडीपी में लिखा जा रहा है. इसलिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करते हैं. जब हम इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक टेरिटरी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द geographical or physical territory of a country. It may go beyond this also. Like I have written here some things. There are a list of things which are included in the domestic territory, despite of having the geographical or political frontier. Like the domestic territory, it include political frontier of the country. Like we have the India, it is included in the economic territory of the India. We will include. Apart from that thing, ships and the aircraft owned and operated by the national of a country between two or more countries. Like if there is a ship, वाटर शिप है ना, या फिर कोई हवाई जहाज है. अब यदि ये हवाई जहाज क्या कर रहा है, दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में ऑपरेट कर रहा है. मान लेते हैं एयर इंडिया है. अब एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है, या तो वो मान लेते हैं इंग्लैंड में, यूरोप में अपनी सर्विस दे रहा है. यूरोप में कहाँ, इंग्लैंड से फ्रांस के बीच, फ्रांस से कहाँ दे रहा है, फ्रांस से जर्मनी दे रहा है, जर्मनी से पोलैंड दे रहा है. इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. मतलब कि जो भी ये एयरक्राफ्ट है या शिप है, इनकी सर्विस क्या है, मल्टीनेशनल सर्विस है. अब इसमें क्या कंफ्यूजन आता है कि ये तो कंट्री, ये जो एयरक्राफ्ट है किसी एक टेरिटरी में अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा, तो क्या है मल्टीपल इकोनॉमिक जुरिडिक्शन में ही आता है. तो इसको हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे. तो इसका जो एकदम सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि जो भी कंट्री इस एयरक्राफ्ट को और शिप को ओन करती हैं, हम उसके इकोनॉमिक कैलकुलेशन में इसको हम डाल देंगे. सीधा सिंपल है. जैसे जब हम एक मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं तो वो एक फिक्स तरह से अस्थायी रूप से क्या है किसी एक देश में रह के ऑपरेट करता है. बट एयरक्राफ्ट और शिप्स के केस में ऐसा नहीं होता, वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए हमें ये कैलकुलेशन में दिक्कत आती है. इसके अलावा कुछ एक चीज और है, क्या है, फिशिंग वेसल्स, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर. मतलब कि जो रेजिडेंट है, जिस कंट्री का बिलोंग करते हैं, जैसे मान लेते हैं अंबानी, अडानी, अब इनके क्या बहुत सारे इनके जो बिजनेसेज हैं वो इंडिया से बाहर भी हैं. तो इस केस में क्या होगा, वो क्योंकि इंडियन है, वो जो भी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो एक इंडियंस के द्वारा ओन किया जा रहा है. तो उसकी कैलकुलेशन दोबारा क्या करेंगे, हम कर देंगे इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी में कर देंगे. इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. बट डोंट कंफ्यूज इट विद द, like if a company is located in the UK or France, then it will also be included in the Indian. No, this will not happen. Like in this case, there is some special effect, like ships and aircrafts are operated between two countries. That's why there is a confusion among the, like in which country it should be included. So we have directly included it into the रेजिडेंट नेशन. रेजिडेंट मतलब जिस कंट्री से वो एयरक्राफ्ट बिलोंग करता है या शिप बिलोंग करता है. इस दूसरे केस में क्या है, फिशिंग वेसल है, नेचुरल गैस रिग है, जो मतलब इंटरनेशनल वाटर में होना चाहिए चीज़ें. यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल वाटर. यदि ये सारे जो इकोनॉमिक एंटिटीज हैं, इकोनॉमिक ऑपरेशंस हैं, इंटरनेशनल वाटर में हो रहा है, तो वहाँ पे फिर कंफ्यूजन आता है कि इसको कहाँ पे ऐड किया जाए, इंक्लूड किया जाए किस इकोनॉमिक टेरिटरी में. क्योंकि जो इंटरनेशनल वाटर, वहाँ पे किसी का भी ओपन जुरिडिक्शन नहीं होता. तो वहाँ पे हम दोबारा क्या करते हैं, रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, और जिस भी कंट्री का वो जो इकोनॉमिक टास्क इसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, हम उसको वहीं पे ऐड कर देते हैं.
इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जिसको हम इंक्लूड करते हैं, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO एंड अदर थिंग्स। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम ऐड करते हैं, जैसे कि एम्बेसीज ऑफ अ कंट्री, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। अब इसको देखते हैं, एम्बेसीज क्या होती है। हर कंट्री क्या करता है, एक दूसरी कंट्री में अपने एक ऑफिस खोल के रखता है। बहुत सारे इंडियंस अमेरिका जाना चाहते हैं, अब उनको अमेरिका जाने के लिए क्या परमिशन चाहिए, तो वो अमेरिका जाके परमिशन लेके तो आएंगे नहीं, फिर वहां पे अमेरिका जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया हमने, और इसी तरह सभी कंट्रीज ने म्यूचुअली क्या रखा है, हर कंट्रीज में अपने अपने ऑफिस खोल रखे हैं। ये ऑफिस जनरली दो पर्पस सर्व करते हैं। पहला मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो इंडियन है वो अमेरिका जाना चाहता है, तो वो वहाँ पे उसकी सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उसे बाहर भेज देंगे। और यदि कोई अमेरिका इंडिया में आता है, यदि उसे किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो वो भी वहाँ पे हेल्प कर देगा। तो ये एम्बेसी का रोल होता है। अब कॉन्सुलेट क्या होता है, एम्बेसी का छोटा भाई होता है कॉन्सुलेट। जैसे कि बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्बेसी नहीं खोल सकते। मान लेते हैं जैसे भारत है, भारत बहुत बड़ा है। अब जनरली क्या है, जितने भी कंट्रीज हैं उनके एम्बेसीज क्या है, दिल्ली में है। पर यदि कोई पर्सन जो नॉर्थ ईस्ट से है या साउथ इंडिया में है, अब उसको अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अमेरिका ने सोचा, भारत सरकार ने भी सोचा, भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो काम करते हैं, इसी अमेरिकन एम्बेसी जो दिल्ली में है, इसका एक छोटा सा ब्रांच हम कहीं और खोल देते हैं। वो मुंबई में खोल दिया, चेन्नई में खोल दिया, बेंगलुरु में खोल दिया। तो डेट विल बी not a main embassy, but will be a part of that embassy, extended part of that embassy, so it will be called क्या consulate and the military establishment of a country। like हम क्या करते हैं, बहुत सारी कंट्री के साथ हमारे डील्स हो रखी हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मिलिट्री बेसिस हम वहाँ बनाते हैं। अभी जब हम इसराइल और ईरान के हम वॉर के बारे में बात जब देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा बहुत सारी जो अरब कंट्रीज है, वहाँ पे क्या है, अमेरिकन बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है। तो उसमें भी क्या है, ये जो बेसिस हैं, एम्बेसी हो, कॉन्सुलेट हो, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट हो, इनमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से मनी जनरेट हो रहा है, वैल्यू जनरेट हो रहा है, उन सबको हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे। इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन द कंट्री वेयर दे आर एस्टेब्लिश्ड, बट इट ऑल विल बी एडेड टू द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री फ्रॉम वेयर दे बिलोंग। लाइक भारत के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानने करते हैं, तो उसे हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड ना करके उसे हम अमेरिकन टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी के बियॉन्ड काम हो रहा है। इसी तरह से मान लेते हैं इंडियन एम्बेसी जो कि मान लेते हैं जापान में है, अब वहाँ पे हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सिमिलर मेथड हम क्या करेंगे, वो एक्सटेंडेड पार्ट है इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का, बेशक वो जापान में है, पर कैलकुलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम वी विल इंक्लूड इट इन एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। समझ में आ गया। इसी तरह कॉन्सुलेट हो जाएगा, कोई कॉन्सुलेट एम्बेसी का छोटा भाई है। और इसी तरह हमारे में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आ जाती हैं। जैसे भारत का एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे, मॉरिशस में है। ठीक है, तो वहाँ भी यदि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हो रही है, तो उसे हम किसका पार्ट मानेंगे, भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट ही मानेंगे, क्योंकि वो ओन्ड एंड ऑपरेट इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और इनको हम क्या है, स्पेशल केस की तरह देखते हैं। आप जनरली जब किसी एम्बेसी में जाओगे या किसी कॉन्सुलेट में जाओगे, तो आपको पूरी तरह से उस कंट्री का जो भी कल्चर है वो देखने को मिलेगा। जैसे आप नेपाल के एम्बेसी में जाओगे, तो आपको लगेगा कि आप नेपाल में आ चुकी हो। भूटान जाओगे तो लगेगा आपको भूटान की एम्बेसी में जाते लगेगा भूटान आ चुकी हूँ। तो वो अपना कल्चरल रिफ्लेक्शन देते हैं, और उसी तरह से पूरी तरह से वो ओन करते हैं उसे। ठीक है। Now let's see what are the things or what are the economic entity institution that are going to be included as a part of a domestic territory, and these are the things which are not included in the part of domestic territory despite of being in the geographical and the physical territory of a country. Like we have discussed earlier, embassy, consulate, military establishment of a country, whether it is in although जो एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट हैं, वो किसी कंट्री की खुद की कंट्री में नहीं होगी, भारत की एम्बेसी भारत में नहीं होगी, वो भारत से बाहर होगी, तो वो क्या है, एक तरह से भारत का एक्सटेंडेड पार्ट माना जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लेते हैं हम अमेरिकन एम्बेसी भारत में है, जापान की एम्बेसी भारत में है, रशिया की एम्बेसी भारत में है। अब ये सारी एम्बेसी भी क्या है, अपने अपने कंट्री की एक एक्सटेंडेड पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, नेशनल इनकम कैलकुलेशन के पर्पज़ से इन्हें भी इनकी ओरिजिन जो कंट्री है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी है
तो उसे अमेरिका के नेशनल इनकम में ही काउंट किया जाएगा। जो रशियन एम्बेसी है फिर रशिया के उसमें काउंट किया जाएगा। कॉन्सुलेट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ भी सेम चीज़ होती हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, यूनाइटेड नेशन कह सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑफिस है जैसे गुरुग्राम में है। इस तरह से और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो पर्पस ऑफ क्या बोलते हैं, पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम वी डो नॉट इंक्लूड देम वेयर दे आर एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, क्योंकि इनका कोई ओरिजिन मतलब कंट्री नहीं है और ना ही ये क्या किसी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते, इसलिए इन्हें हम कहीं भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन की एक डेफिनेशन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन क्या कहता है किसी भी इकोनॉमिक टेरिटरी को लेके? वो कहता है इकोनॉमिक टेरिटरी वो टेरिटरी है जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना, जियोग्राफिकल टेरिटरी प्लस में क्या हो रहा है, जो जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय दैट गवर्नमेंट वेयर देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ पर्सन, कैपिटल एंड गुड्स। अब एग्जांपल लेते हैं भारत का। जो भारत का एक जोग्राफिकल टेरिटरी है जो कि भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा जब हम इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करें तो वहाँ पे जो भी पूरे भारत में यदि आप कहीं भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई रोक नहीं है, जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उनको छोड़ के। तो वहाँ पे क्या है, फ्री फ्लो ऑफ पर्सन, कैपिटल एंड गुड्स है। तो ये एक और क्या है, मेजरमेंट है किसका, डोमेस्टिक टेरिटरी का कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब आगे हम कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इसमें अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है नॉर्मल रेजिडेंट का। सो लेट्स सी दिस। सो हु इज नॉर्मल रेजिडेंट? नॉर्मल रेजिडेंट, अब इकोनॉमिकली यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है रेजिडेंट का, एक आता है सिटीजन का कॉन्सेप्ट। जब हम बात करते हैं रेजिडेंट की, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, रेजिडेंट वर्सेस सिटीजन। जब हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की तो ये अगेन क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। और जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की या सिटीजन की तो ये क्या है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कह सकते हो, है ना, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। नॉर्मल रेजिडेंट में हम सिंपली देखते हैं कोई भी पर्सन जो किसी भी कंट्री में रह रहा है 1 साल से ज़्यादा, इफ़ यू आर रिसाइडिंग इन एनी कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एंड योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट also lies in that country, then you will be considered as a part of a normal resident. Why? Like you are earning in that country and you are also spending in the same country, so your economic interest lies in that country, then you will be considered as a part of a normal resident. Means you are contributing to the national income of the country. ठीक है, अब बाकी इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं बेसिक, किस तरह से नेशनल इनकम का हम कैलकुलेशन करते हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के हम इसको इतना समझते हैं। अब आता है सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप का एक पॉलिटिकल राइट है। जैसे जब हम बात करते हैं कि किसी अभी आदमी को जब हम सिटीजन बनाते हैं तो उसके साथ हम बहुत सारे राइट्स देते हैं। जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते हमें बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, जिनमें क्या है, एक तो सबसे है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। वी कैन क्लेम दीज फंडामेंटल राइट्स बीइंग अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। लाइक आप यूएस में रहते हो तो यूएस के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली क्या है, यूएस सिटीजन्स के लिए, सबके लिए नहीं है। इस तरह से वोटिंग राइट है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो फॉरनर्स हैं जो हमारे इंडिया के पड़ोसी देशों से आ जाते हैं, जैसे हम रोहिंग्या की बात करते हैं, और वो यहाँ पे आके वोटर ID कार्ड बनवा लेते हैं, देन दे आर नॉट सिटीजन।
So they should not have a voting right. That is also point out by the political parties. तो यहाँ पे जो सिटीजन होने के नाते आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, वोटिंग राइट्स मिलते हैं और भी बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। बट एज ए नॉर्मल रेजिडेंट होने के नाते हो सकता है आपको ये राइट मिले और ये राइट ना भी मिले, क्योंकि एक जो फॉरनर है, मान लेते एक चाइनीज आदमी है, वो इंडिया में किसी काम के लिए आया है, 1-2 साल के लिए आया है, तो ही विल बी कंसिडर अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट एज ही इज economically contributing, he is earning and he is spending, but he is not a citizen of India. Okay, so he will not get all these rights, but his economic interest lies in this country, so he will be considered as a normal resident of the country. Okay, so next further we will move. Okay, now further we see like who all can be included as a part of a normal resident and who all cannot be included as a part of normal resident. ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं जो कंपनी होती है, फॉर्म्स होती हैं, ये भी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फॉर्म्स को भी हम सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है। जैसे इंडिया में कंपनी है 2013 है, उसके अंडर में हम क्या मानते हैं, फॉर्म को पूरा एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं और उनका अपना पैन कार्ड भी होता है। इसी तरह से हम जब भी नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल तो आ ही जाएंगे, जैसे आप जैसे हम जैसे लोग जो हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया इंडिया में काम करने, वो तो इसका पार्ट आएगा, बनेगा ही बनेगा। प्लस में जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन मीन्स कंपनी, संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस, दे विल ऑल्सो बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब किन किन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्या है, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। ठीक है, दूसरा है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, है ना, फॉरेन डिप्लोमेट है उनके, फॉरेन के डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, आर्म फोर्स ऑफ अदर कंट्री, नॉट आवर कंट्री। ओके, देन कम्स द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव टॉक अबाउट लाइक WHO, United Nations, etc. Then fourth come the employees of the international organization, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशंस को भी हम क्या करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट मानते हैं। जैसे मान लेते हैं गूगल है, गूगल क्या कर रहा है, इंडिया में रह के ही काम कर रहा है, तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ही विल बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, इसी तरह जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO, UN, इन सबको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, याद रखना है। और उनके जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसमें, उन्हें भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, 5 है, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, फॉरेन वेसल्स एंड कॉमर्शियल ट्रेवलर्स, commercial travelers and visitors। फिर लास्ट में आता है बॉर्डर वर्कर्स। अब इसको हम अभी इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, फॉरेन टूरिस्ट एंड द विजिटर्स। जैसे मान लेते हैं भारत में कोई बाहर से घूमने आया, तो वो कुछ दिनों के लिए आया है, वो यहाँ पे किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए नहीं आया, ना अर्निंग करने के लिए आया है, ना वो स्पेंड करने के लिए आया है। ऑल्दो जब वो घूमेगा तो वहाँ पे पैसे खर्च करेगा, बट उसका जो ओवरऑल है इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई नहीं करता। ठीक है, जो हमने एक पैरामीटर रखा था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड लाई इन दैट कंट्री एंड पर्सन शुड रिसाइड मोर देन 1 ईयर इन दैट कंट्री, तो ही विल बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। अब यहाँ पे देखते हैं जो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हैं,
वो एक साल से कम या थोड़े दिन के लिए आए हैं, घूमेंगे फिरेंगे और वहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो इनको भी हम इसलिए कैलकुलेट नहीं करते हैं। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड डिप्लोमेट्स, जैसे हमने बात की एम्बेसीज, जो फॉरेन की एम्बेसीज हैं, जब उन्हें ही हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो उनमें जो स्टाफ है तो उनको भी, वो भी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे उनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे डिप्लोमेट्स आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं फॉरेन कंट्री के, तो उन्हें भी हम नहीं करते हैं। फिर आता है मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, सिमिलर वे एज द फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहले भी मैंने बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऐसी संस्था है जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है और ये किसी एक कंट्री का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इनको हम किसी के भी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं जोड़ेंगे और उनमें जो स्टाफ भी काम करे उन्हें भी हम किसी में नहीं जोड़ेंगे। फिर आता है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड विजिटर्स। जैसे हमने बात की थी, जो क्रू, जो वेसल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, अब ये क्या है, अलग अलग कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ के हो सकते हैं जो क्रू मेंबर्स हैं, कहीं कहीं चाय पानी के लोग गए, 2-4 दिन का स्टे ले लिया कि उस कंट्री में अपने शिप को एंकर में लगा के, तो उस केस में क्या है, ऑल दो दे आर स्पेंडिंग बट दे आर नॉट स्पेंडिंग एज अ पर्सन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, दे आर काइंड ऑफ अ फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर, एज अ विजिटर फॉर 2-3 days और 5 days, जो भी होता है उसमें हम इसको देख सकते हैं। पर कुल मिला के ये क्या है, जो क्रू मेंबर है ये टेम्परेरी है, वहाँ पे स्टे नहीं करने वाले फॉर लॉन्ग, सो दे विल ऑल्सो बी नॉट इंक्लूडेड इन द एज अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट। एंड द बॉर्डर वर्कर्स, लाइक बहुत सारी जो हमारी कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि दो कंट्रीज के बीच में फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को बिना वीज़ा के हम अलाउ कर देते हैं आना जाना। जैसे आप इंडिया नेपाल बॉर्डर के बीच में देखोगे तो बहुत सारे लोग जो इंडियंस हैं वो रोज़ नेपाल में आते हैं अपनी जॉब करने के लिए या खेती करने के लिए भी आते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो नेपाल में जाते हैं जॉब करने के लिए, शाम तक वापस आ जाते हैं। इसी तरह इंडिया और म्यांमार में भी क्या है, एक अप टू 30 किलोमीटर के आसपास क्या है, कोई भी इंडियन जो एक पर्टिकुलर ट्राइब का है वो वहाँ तक म्यांमार में अंदर जा सकता है, वहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है। इसी तरह जो म्यांमार का व्यक्ति है वो अप टू 30 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर के अंदर आ सकता है, जो पर्टिकुलर एरिया असाइंड है उसी के अंदर। तो इसमें क्या है, ये बॉर्डर वर्कर्स हैं, डेली आते हैं डेली जाते हैं। अब हो सकता है उनका वो रहने वाले किसी और कंट्री के हो, पर जो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, किसी और कंट्री में कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा इंडिया में रहने वाला व्यक्ति नेपाल में जाके बिजनेस कर रहा है या काम कर रहा है, इन दिस केस ऑल्सो दे विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री और नॉट इंक्लूडेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। बट वो जिसके खुद हैं, जैसे मान लो भारतीय है, जो भारतीय नेपाल में जाके काम कर रहा है, तो नेपाल में तो नहीं करा जाएगा, पर रहता वो भारत में है, कल सुबह चला जाएगा नेपाल, फिर शाम को आ जाएगा, तो वो भारत का ही माना जाएगा उस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, इसी में थोड़ा सा हम छोटा सा ना एक और चीज़ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक भारतीय है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इनको एनआरआई क्यों कहते हैं हम, कि दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया बट दे डू नॉट रिसाइड इन द इंडिया, एज दे आर डूइंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी समवेयर एल्स इन द अदर कंट्रीज। सो जैसे देखते हैं एनआरआई एक है ना, ही इज सिटीजन or not, yes he is the citizen of the country, means he is the citizen of India, but he is not a resident of India। क्योंकि जो हमारे एनआरआई भाई हैं, जैसे हम बॉलीवुड की मूवीज़ में देखते हैं, ये किसी लंदन में, किसी और मतलब कंट्रीज में, फिर लंदन में, अमेरिका में या कहीं और भी जाके वो काम कर रहे हैं, सो दे आर सिटीजन ऑफ द इंडिया बट दे आर नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट डज नॉट लाई इन दिस कंट्री। अब वहीं पे दूसरा उदाहरण देखते हैं, मान लेते हैं एक चाइनीज आदमी आ गया है ना, अब उसने यहाँ पे आके कोई बिजनेस कर दिया, मान लेते हैं उसने क्या गया, रियलमी के मोबाइल का दुकान खोल लिया। अब ये क्या है, सिटीजन है क्या? नहीं, ये सिटीजन नहीं है, क्योंकि वो चाइनीज आदमी चाइना का सिटीजन है, बट क्योंकि वो यहीं पर रह के काम धंधा कर रहा है, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में ही लाई करता है और वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे लंबे टाइम तक रहेगा, यहीं काम धंधा जमाएगा अपना और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं, अगेन सिटीजनशिप एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर आपको राइट मिलता है, क्या देता है, जैसे सिटीजनशिप राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट रेजिडेंटशिप ये बिल्कुल क्या है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ से अब हम देखते हैं कि हमने जो ये कॉन्सेप्ट देखा रेजिडेंटशिप का और नॉन रेजिडेंटशिप का, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। देखो, जब भी हम जीडीपी कैलकुलेशन करेंगे या फिर हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे, तो वहाँ पे हम बहुत सारे नेशनल इनकम निकालने के तरीके होते हैं, जिसमें से एक निकलता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट
और दूसरा आता है नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब है कि जो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी बात की थी, उसका डोमेस्टिक का मतलब वहाँ पे यही है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हमारी इकोनॉमी के अंदर हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि मानते हैं हमारा भारत है, इस भारत के अंदर क्या है, सुई से लेके एरोप्लेन सबका प्रोडक्शन हुआ एक साल के अंदर। उन सबकी यदि हम वैल्यू को जोड़ ले तो हम क्या बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें एक साल के अंदर भारत के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं। मतलब कि वो क्या है, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। और जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है वो किसने किया है, चाहे वो हमारा जो भी। और जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो सिर्फ हमारे नेशनल्स के द्वारा प्रोड्यूस होनी चाहिए। नेशनल्स कह सकते हो या फिर जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके द्वारा ही प्रोड्यूस होनी चाहिए, चाहे वो लोग सिटीजन हमारे कंट्री के इनसाइड हैं या आउटसाइड कंट्री हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों ने जितना मिल के बनाया है, जैसे मान लेते हैं इंडियंस जो इंडिया में है वो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंडियंस जो इंडिया से बाहर है वो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सबको आप जोड़ दोगे तो उनकी जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे नेशनल प्रोडक्ट। इसी तरह जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो उसमें आप देखोगे इंडिया के अंदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितना भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है एक साल के अंदर, चाहे वो इंडियंस ने किया हो या नॉन इंडियंस ने किया हो, उन सबकी वैल्यू को हम जब जोड़ते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आपको इसका जवाब देना है। आपके मम्मी पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया, ये कैसी मनी है? क्या आपने इसको अर्न किया है या जस्ट आपको दे दिया गया है? जो भी इनकम एक इकोनॉमी के अंदर, जो भी इनकम जनरेट होती है, जो पैसा मिलता है, वो दो तरीके से होता है। या तो आपको मिलेगा, अभी हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, या तो आपको मिलेगा फैक्टर इनकम या आपको मिलेगा ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम इकोनॉमी में इन दो तरीके से ही पैसे को अर्न किया जा सकता है, या फिर ये क्या हो, पैसे आपको मिल सकते हैं, अर्न किया जाएगा वो अलग बात है। अब फैक्टर इनकम क्या है? वो इनकम which we get by rendering factor services। जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा था, फर्स्ट चैप्टर में, आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म को, उसके बदले में जो हमें पेमेंट मिलती है हम उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, फैक्टर इनकम ही बोलते हैं। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड से हमें मिलता है रेंट, लेबर से हमें मिलता है या लेबर को मिलता है वेज, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बताया था कि दुनिया में इन चार तरीके के अलावा आप किसी भी तरीके से इनकम को जनरेट नहीं कर सकते हो। यदि आप किसी भी इनकम को जनरेट कर रहे हो तो वो किसी न किसी तरह से इन्हीं किसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या आते हैं, वो इनकम जो आपने क्या फैक्टर सर्विसेज दी हैं और उसके बदले मिला है। आपने अपना घर रेंट पे दे दिया, अपनी दुकान रेंट पे दे दी, और उसके बदले आपको जो रेंट मिला है वो क्या है, आपका एक तरह से फैक्टर इनकम है। आप गए, आपने कहीं जॉब किया, कहीं पे अपनी कोई सर्विस दी, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, और भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे के अपने वेज अर्न कर रहे हैं। कैपिटल है, आपने क्या किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया या कोई पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा था उसको लोन दे दिया, अब उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि बैंक्स को हम देखते हैं, जनरली बैंक क्या करते हैं, जो भी कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्री होती है, उन्हें वो लोन देते हैं, उस पर वो क्या कमाते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं। इसी तरह एंटरप्रेन्योर जिसने रिस्क लिया है और बिजनेस स्टार्ट किया, उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, रेमुनरेशन में उसके बदले प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है इनकम का। पर वहीं पे कुछ और इनकम के सोर्सेज हैं जहाँ पे हमें इनकम तो मिल जाता है। जैसे अब यहाँ पे इनकम पाने के कुछ और तरीके भी हैं, जैसे कि इसको अब यहाँ पे इनकम पाने के कुछ और तरीके भी हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम।
इसमें क्या है, दीज आर इनकम, these are income that we get without rendering any factor service. Example, pocket money, pension, etc. है ना, एंड अलाउंसेज होते हैं बहुत तरह के, सब्सिडी एक्सेट्रा। देखो अब इसमें क्या है, ये इनकम वो इनकम है जो आपको मिली है, बट इसके बदले में आपने कोई काम नहीं किया है, बस आपको मिल गई है। जैसे कि आपके मम्मी पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि आपने मार्केट से सब्जी लेके आए थे या आप दूध लेके आकर चलो भाई आपकी मजदूरी दे दी, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, वो क्या है, आउट ऑफ लव वो खुद दे रहे हैं आपके खर्चे के लिए। जैसे आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है या स्कूल की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो वो स्कॉलरशिप आपको इसलिए नहीं मिल रहा कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है ना, या फिर इनमें से कोई चीज़ की है, फिर आपने लैंड लेबर कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप में से कुछ किया है, कोई फैक्टर सर्विस नहीं है, बट आपको क्यों मिल रहा है वो, क्योंकि आपने अच्छी परफॉर्मेंस की, बट वो आपका किसका पार्ट होगा, ट्रांसफ़र इनकम का पार्ट होगा। इसी तरह जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो हैंडीकैप लोग होते हैं, उनको क्या गवर्नमेंट पेंशन देती है, तो डैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रांसफर इनकम। लाइक दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्विस टू द गवर्नमेंट और सोसाइटी, है ना। फैक्ट्री सर्विस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वैसी कोई सर्विस की बात नहीं कर रहे, पर इसलिए फिर भी उनको इनकम मिल रहा है, तो वो क्या एक तरफ ट्रांसफर इनकम है विदाउट रेंडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें कुछ और बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे मैंने सब्सिडी का बात की, स्कॉलरशिप की बात की, अलाउंसेस की बात की, है ना, ये सब भी क्या है, ट्रांसफर इनकम का पार्ट माना जाता है। कुछ और डिफरेंस भी देखते हैं हम ट्रांसफर इनकम में और नेशनल इनकम में। लाइक ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ट्रांसफर इनकम को नॉट इंक्लूडेड, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज को प्रोड्यूस करके या रेंडर करके नहीं मिली है, इसलिए हम इसे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसको मैं दोबारा बताऊंगा अभी आपको। और जो हमारी फैक्टर सर्विस है इसे हम इंक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम, अब एग्जांपल मानो आपके पिताजी जो आपके फादर है, उनकी सैलरी यही मान लेते हैं 10,000 रुपीज़। अब उन्होंने क्या किया, उसमें से 1,000 रुपया आपको पॉकेट मनी दे दिया, तो अब ये कोई नई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, ये इसी का पार्ट, एक्सटेंडेड पार्ट है इसका। इसको अब आप ऐसे लिख सकते हो 9,000 प्लस 1,000। इट इज़ लाइक दैट। ये उसी तरह जैसे कि मान लो आपने क्या किया, इस जेब से पैसे निकाल के अपने किसी और पॉकेट में डाल दिए, सेम है, क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर सर्विस नहीं हो रहा, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या है, हम इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, ये एक अर्निंग इनकम है, इसको हम कई बार अर्नड इनकम भी कहते हैं, अर्नड इनकम। और इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, रिसीव किया है बस आपने, रिसीव्ड इनकम, मतलब एक तरह से आप पैसिव रिसिपिएंट हो इसके, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट स्टिल यू आर गेटिंग द मनी, मीन्स यू आर अ पैसिव रिसिपिएंट of this income. So this is also kind of thing, that's why this is not included in the national income calculation. This is earned income, और हरदम जो मेहनत की कमाई है वही नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हमने देखी है, स्कॉलरशिप, पेंशन, है ना, और अलाउंसेज होंगी, सब्सिडी हो गई, पॉकेट मनी हो गई, ये सारा हमारा क्या है, ट्रांसफर इनकम का एग्जाम्पल्स है। अभी इस चैप्टर में हमारे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो सेकंड पार्ट आएगा इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, कम से कम हमारे 7-8 कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें से हमने 3 कॉन्सेप्ट आज किए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, यदि कोई डाउट है आपको तो बताइए हमें। ठीक है, थैंक यू।